हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैर अज़हर ऑफिशियल। पिछले कुछ दिनों में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग येट अलार्मिंग डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं हमारे अपने रीजन में, एशिया पैसिफिक में। ऑकस एकदम से एक्टिव नज़र आ रहा है। क्वाड भी एक्टिव हो रहा है। नई सिक्योरिटी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं एवरी फ्यू आवर्स। कल तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई जब हमने ये देखा कि चाइनीज़ और रशियन जो मिलिट्री बॉम्बर्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, उन्होंने इकट्ठी जापान के करीब स्क्रैम्बलिंग की, जिसके जवाब में फिर जापान को भी अपने फाइटर जेट्स जो हैं वो हवा में लाने पड़े। टेक्निकली रशिया ने और चाइना ने कोई इंटरनेशनल लॉ वायलेट नहीं किया, बट व्हाट दे डिड इज़ फार मोर सीरियस। उन्होंने ये सिग्नल किया है कि हमारी जो इंटेंट है इस रीजन को लेके वो जॉइंट है। वी स्टैंड टुगेदर। यूएस ने भी फॉरेन रिस्पॉन्ड किया और B-52 बॉम्बर जो उनके तैयारे हैं वो भी जापानीज फाइटर्स के साथ हवा में नजर आए। Clearly, something big is happening in Asia Pacific and at the same time, वो दो ग्रुप जिनको हम समझते थे कि उनकी रेलेवेंस ख़त्म हो गई है, यानी कि क्वाड और ऑकस, वो हमें वापस फोकस में आते नज़र आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप इन दोनों ग्रुप्स के ऊपर बहुत तनकीद करते थे, रिपीटेडली क्वेश्चन करते थे कि ये जो अलाइंसेस होते हैं इनकी क्या ज़रूरत होती है। और आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप का जो बिहेवियर है अभी तक का, वो बताता है कि उनका डील करने का अंदाज डिफरेंट है। इट इज़ मोर पर्सनल। अपनी टीम में बिलीव करते हैं, अलायंसेस में बिलीव नहीं करते। यूरोप के साथ जैसे उन्होंने सलूक किया आपके सामने है। बट नाउ सडनली रियलाइजिंग कि आप हर मामले में अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते। जो ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स होती हैं उसमें अलायंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वॉशिंगटन ने सडनली नाउ एक्टिवली लीनिंग ऑन बोथ फ्रेमवर्क्स, वापस क्वाड और ऑकस जो हैं वो आपको पूल में नज़र आ रहे हैं। पहले लेट्स क्लैरिफाई कि ये दोनों ग्रुप्स हैं क्या। क्वाड स्टैंड्स फॉर क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें कौन से ममालिक शामिल हैं? यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान है, इंडिया है एंड ऑस्ट्रेलिया है। ये ग्रेटर सारा एशिया पैसिफिक का रीजन है। क्वाड कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म। और इसका जो मकसद है वो प्योरली डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट है। नेवल कोऑपरेशन पे ज़्यादा फोकस है, इंटेलिजेंस शेयरिंग, सप्लाई चेन रेजिलियंस जो है उसको कैसे कंट्रोल में रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इकट्ठे करना है और ये सिग्नल करना है कि जो हमारा शेयर्ड विजन है वो फ्री एंड ओपन एशिया पैसिफिक है। नाउ रिमेंबर कि एशिया पैसिफिक को जब आप एंटी चाइना ग्रुप्स के मुंह से सुनेंगे वो इसको इंडो पैसिफिक कहेंगे। और जो चाइना फ्रेंडली या उस इस रीजन में ऐसे कंट्रीज हैं जो समझते हैं कि ये जगह यूएस का बैकयार्ड नहीं है, दिस इज़ एशिया, वो इसको एशिया पैसिफिक कहते हैं। पाकिस्तान भी इसको एशिया पैसिफिक कहना प्रेफर करता है। अब आ जाए ऑकस पे। ऑकस इज़ अ हार्ड सिक्योरिटी पैक्ट। इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है। ऑकस ने प्रॉमिस किया कि क्योंकि एशिया में किसी को उन्होंने वेपनाइज तो करना था, तो उन्होंने मिलिट्री कैपेबिलिटी यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की बात की कि वो ऑस्ट्रेलिया को फराहम करेंगे। एडवांस मिसाइल, साइबर वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अंडर सी डोमिनेंस। सो इससे आपको ये भी बात समझने में आसानी मिलेगी कि साउथ चाइना सी क्यों इतना फोकस में है। और ये सबमरीन्स और इस वक्त जो बहरी और बर्री जंग है वो बिल्कुल एक लेवल पे आ गई है। सो टुगेदर क्वाड एंड ऑकस ये एक ऐसी टू लेयर्ड कंटेनमेंट पॉलिसी है, एक ऐसा आर्किटेक्चर है जिसका मकसद है चाइना के राइज को मैनेज करना। बाय द वे विक्टर गाओ कहते हैं कि आप ये क्यों कहते हैं चाइना इज राइजिंग, चाइना हैज़ ऑलरेडी रिजन एंड ही इज़ राइट। और इससे पता चलता है हम इतने कंडीशनड हैं इनटू व्हाटएवर लिटरेचर या जो भी एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं या जो भी एनालिसिस किए जाते हैं बाय द वेस्ट, कि हम अभी तक राइजिंग राइजिंग का वर्ड ही हार्प करते रहते हैं, नॉट रियलाइजिंग दैट इट इज़ ऑलरेडी देयर। एनीवे, दिस ब्रिंग्स अस टू द बिगर पिक्चर। मैंने कल ये बात की थी अपने लास्ट वीलॉग में कि हर सेंचुरी जो है उसमें एक बड़ी डिफाइनिंग राइवलरी होती है। 20th सेंचुरी में वो राइवलरी यूएस और सोवियत यूनियन की थी, बेशक कोल्ड वॉर की शक्ल में थी, लेकिन 21st सेंचुरी दिस राइवलरी इज़ अबाउट चाइना एंड यूएस। सो आप इसको उसी लेंस से समझने की कोशिश करें। वॉशिंगटन इसीलिए फ़ौरन रजामंद हो गया है कि अपने रिलेशंस जो हैं वो रशिया के साथ भी स्टेबलाइज करें, ट्रांजैक्शनल कर लें और एंगेजमेंट को एक ऐसे लेवल पे ले जाएं कि हम रशिया को ये सिग्नलिंग करें कि हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन ये जो स्क्रैम्बलिंग हुई है
चाइना ने और रशिया ने जो क्लियर मैसेज दिया है दुनिया को, उसके बाद वॉशिंगटन को, रशिया को भी एक डिफरेंट लेंस से देखना पड़ेगा। लेट्स अंडरस्टैंड कि एशिया पैसिफिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। पॉइंट नंबर वन कुड बी कि यूएस क्यों यहाँ पर इतना इंटरेस्टेड है ना। यूएस को तो हमेशा से फॉरएवर वॉर्स के लिए ही हम जानते हैं। एक हर जगह पे एक दुनिया का जो एक पुलिसमैन है उसका रोल यूएस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अज्यूम किया हुआ ही है। बट नाउ यूएस वांट्स टू रिमेन द ग्लोबल पावर। उसकी जो पावर चैलेंज हुई है उसके बाद दिस इज़ अ टग ऑफ वॉर, जिसमें वो इंश्योर करना चाहता है कि उसकी जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, उसके जो अलायंसेस हैं वो स्ट्रांग रहें। एक बैलेंस ऑफ पावर को जो मेंटेन वो अपनी मर्जी से करता है वो उसको मेंटेन रख सके और चाइना को रोक सके फ्रॉम डोमिनेटिंग एशिया। और इसीलिए चाइना के जितने प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बीआरआई है, जिसमें पाकिस्तान के साथ सीपेक है, उनकी जो मुखालफत है वो इस कंटेनमेंट पॉलिसी का हिस्सा है। यूएस चाहता है एक स्टेबल सप्लाई चेन्स का हिस्सा बनना, बल्कि हिस्सा बनने से ज़्यादा वो उसको मॉनिटर करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। और रीजन में जहाँ भी वो इन्फ्लुएंस देखता है चाइना का, और वहाँ पर उसे लगता है कि एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की ज़रूरत है चाइना को रोकने के लिए, वहाँ पे क्वाड और ऑकस जैसे अलायंसेस को वो एक्टिव कर देता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट चाइना वांट्स। असल में तो चाइना क्या चाहता है ये सवाल ही गलत है, बिकॉज चाइना इज़ एशिया। चाइना इस रीजन में मौजूद है, ये चाइना का प्लेग्राउंड है, जैसे पाकिस्तान का है, जैसे इंडिया का है। सो अगर यहाँ पे कोई इररिलेवेंट है तो वो यूएस है। सो चाइना की अगर हम सिर्फ बात कर लें तो चाइना भी सेंट्रल पावर ऑफ एशिया रहना चाहता है कि कम अज़ कम, क्योंकि विक्टर गाओ और कई जो ऐसे प्रोफेसर्स हैं, लर्नड चाइनीज़ प्रोफेसर्स, जो मुख्तलिफ शोज़ पे बैठ के बात कर रहे थे, अल जज़ीरा पे मैं उनको सुन रही थी, उन्होंने रिपीटेडली कहा है कि हमें ग्लोबल पावर बनने का कोई शौक नहीं है। वी हैव नो एम्स एंड एम्बिशंस, जिस तरह के वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूएस के बने थे कि हमारी मर्ज़ी के फाइनेंशियल सिस्टम्स हों, हमारी मर्ज़ी का जस्टिस हो, हम जहाँ मर्ज़ी जाएं और कहीं आप डेमोक्रेसी को फॉलो करें। चाइना इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हाउएवर चाइना ये ज़रूर कहता है कि हमारे रीजन में जब कोई आके मसल फ्लेक्सिंग करेगा और हमें थ्रेटन करेगा, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। सो इसलिए नेचुरली वो यूएस को इस रीजन से बाहर रखना चाहता है, कंट्रोल रखना चाहता है ओवर साउथ चाइना सी, डोमिनेंस ओवर सप्लाई चेन्स एंड इन्फ्लुएंस ओवर द नेबरिंग एशियन स्टेट्स। इन्फ्लुएंस कह लें और आप उसे कोऑपरेशन कह लें, इंगेजमेंट कह लें, बिकॉज जो चाइना का विजन है वो बेसिकली कोऑपरेशन का है। सो इट सीज एशिया एज इट्स स्फेयर, कि ये मेरा स्फेयर है, ये मेरा रीजन है। हाउ इज दिस बिकमिंग अ बैटल एंड व्हाट इज दिस बैटल रियली अबाउट? ये आइडियोलॉजी की बात तो नहीं रही अब, क्योंकि आइडियोलॉजी के ऊपर, उसकी बेस पर, कम्युनिज्म की बेस पर तो एक कोल्ड वॉर लड़ ली गई है। ये प्योर जियोपॉलिटिक्स हैं, और जिस तरह मैंने अपने पिछले वीलॉग में एक्सप्लेन किया कि इसमें सप्लाई चेन्स, इसमें एआई, और वो जो इन्वर्टेड पिरामिड मैंने आपके सामने रखा था, इसमें पावर और इन्फ्लुएंस का मामला ज़्यादा है। पावर भी ओवर ओशंस, आपको जो अपनी ओशंस में सप्लाई चेन्स और रूट्स मेंटेन करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ट्रेड रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी, एआई को ले लें, मिनरल्स, पोर्ट्स, इन्फ्लुएंस, और अगर आप इसको और भी वाइडर कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहें तो हर उस चीज़ को स्टडी करें जिसमें चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको समझ आएगी कि चाइना कब से पोर्ट्स क्रिएट कर रहा है, वो कब से रूट्स, ऑल्टरनेट रूट्स की कोशिश कर रहा है, बिकॉज जो पहले से रूट्स इस्टेब्लिश्ड हैं उस पे तो सारी यूएस और यूरोपियन मार्केट का कब्जा है। तो अगर आप चाइना की डेवलपमेंट और फोकस देखते जाएं तो आपको समझ में आती जाएगी कि उसने कैसे अपना आर्किटेक्चर प्लान किया है। एशिया पैसिफिक दुनिया का इकोनॉमिक हार्ट है, और इसको जो भी कंट्रोल करेगा वो फ्यूचर को कंट्रोल करेगा। अगर मैप को अंडरस्टैंड कर लें तो एशिया बहुत बड़ा है। ईस्ट एशिया इसका एक हिस्सा है, उसमें ममालिक हैं। साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, ऑस्ट्रेलिया भी इसका हिस्सा है, न्यूजीलैंड भी है, पैसिफिक आइलैंड्स हैं। और पैसिफिक आइलैंड्स जो हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली यूरोपियन कंट्रोल में हैं, तो इनडायरेक्टली यूरोपियन मिलिट्री एक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, या वो आइलैंड्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं यूएस और यूरोप के मिलिट्री एक्टर्स को। सो रीजन भी बहुत बड़ा है, स्फेयर भी बहुत बड़ा है, और यहाँ पे जो अनटैप्ड पोटेंशियल है वो भी बहुत बड़ा है। ये जो मैसेजिंग की है क्लियर, एक स्क्रैम्बलिंग के ज़रिए से सिर्फ एक हवा में मुज़ाहरा किया है फाइटर जेट्स ने,
जो कि चाइनीज़ और रशियन थे और इकट्ठे थे, उससे ये सवाल ज़हन में आता है कि रशिया और चाइना क्यों अलाइन कर रहे हैं? अगर चाइना इतना पावरफुल है, उसको रशिया की क्या ज़रूरत है? द पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज़ कि जितनी मर्ज़ी पावर हो, उसको अलायंसेस की ज़रूरत होती है। और अगर आइडियोलॉजिकल अलायंस भी आपको कोई मिल रहा हो और ऐसा अलायंस भी आपको मिल रहा हो, जिसका राइवल वही मुल्क हो जो अब आपका राइवल है, तो वो एनिमी ऑफ योर एनिमी इज़ माय फ्रेंड वाला किस्सा हो जाता है। सो रशिया जो है, वो अपने साथ एक बड़ी मेमोरी ऑफ डीलिंग विद यूएस अपने साथ लेके आता है। खुद 5000 ईयर्स की जो चाइनीज़ हिस्ट्री है, उसमें उसने कॉलोनियलिज्म भी देखा है, उसमें उसने डिफरेंट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल पावर्स अपने मुल्क में केओस की शक्ल में और जो सिविल वॉर की शक्ल में है, उसको भी देखा है। दिस कलेक्टिव मेमोरी ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स रशिया एंड चाइना टुगेदर। उसके अलावा रशिया के पास न्यूक्लियर रीच है और अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी आपकी बहुत बड़ी शील्ड होती है इस वक्त। डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत स्क्वीज्ड इकोनॉमी है रशिया की, और रशिया को मुस्तकिल इसी नज़र से देखा जा रहा है कि बहुत ही एक डिक्लाइनिंग इकोनॉमी है। जिस तरह उसने 20% ऑफ यूक्रेन पे कब्जा किया है और जिस तरह वो नेगोशिएट कर रहा है विद यूएस, ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि उसने अपने आप को जो एम्बिगुअस रखा है, अपने आप को ओपन नहीं किया टू द वर्ल्ड कि उसकी डायरेक्शन क्या है, वही उसका एक पावर पॉइंट बन गया है, वही उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी बन गई है। इस सब के साथ चाइना के पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, ग्लोबल एम्बिशन भी है, एंड टुगेदर दे सेंड वन मैसेज दैट एशिया इज नो लॉन्गर अमेरिकाज प्लेग्राउंड। कल का जो जॉइंट एयर पेट्रोल था, वो एग्जैक्टली यही मैसेज था। नाउ लेट्स डिस्कस इंडिया, बिकॉज इंडो पैसिफिक इसको बार बार कहा जा रहा है। इंडिया क्वाड का बड़ा नेसेसरी हिस्सा है। अभी एक क्वाड की आने वाली जो समिट है, उसमें ये समझा जा रहा है कि शायद उससे पहले इंडिया के साथ कोई ट्रेड डील भी स्ट्राइक हो जाए, जो कि प्रोबेबली हो जाएगी, और उसके बाद जो क्वाड के एम्बिशंस हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। बट how India lost the Asian century, or why and who called it an Asian century. राजीव गांधी ने बैक इन 90s कहा था, मनमोहन सिंह ने अराउंड 2002-2003 कहा था कि दुनिया में ये जो सेंचुरी है, ये एशियन सेंचुरी होगी। यानी कि उनके कहने का मकसद ये था कि जितना इकोनॉमिक बूम आएगा, वो उस वक्त एआई तो प्रिडिक्ट कर नहीं सकते थे, ना वो ये टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट देख रहे थे, ना उस वक्त क्रिटिकल मिनरल्स और एलिमेंट्स की बात हो रही थी। लेकिन बिकॉज वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, तो उनका एक विजन था कि जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का बूम आएगा, वो अब एशिया में आएगा। और दुनिया ने अज्यूम किया कि टुगेदर इंडिया एंड चाइना वुड राइज, कि क्योंकि एक जो है वो बड़ी राइजिंग इकोनॉमी है, दैट इज़ इंडिया। दूसरी जो है वो ऑलरेडी उसने बड़ा एक मिराकुलस वे में अपने आप को खड़ा किया है, दैट इज़ चाइना। और दोनों एशिया में हैं, तो इट मेक्स सेंस कि ये दोनों लीड रोल लेंगे, विद इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक सक्सेस स्टोरी एंड चाइना एज समवन जिसमें कम्युनिज्म है और थोड़ा सा डिफरेंट सेटअप है। तो भी कहा जा रहा था कि एशिया में एक बैलेंस रखने के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम्स का बैलेंस रखने के लिए भी एक आइडियल कॉम्बिनेशन है। लेकिन इंडिया ने लूज कहाँ पे किया? इट लॉस्ट इट्स नेबरहुड। आप उसके एलियनेटेड रिलेशंस देख लें विद श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स, भूटान एंड इवन पाकिस्तान। चाइना के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं उसके। और कोई भी, शायद अगर आप सारा मैप उठा के देखें, तो इर्द गिर्द कोई नेबर ऐसा नहीं है जिसके प्रॉब्लम्स ना हो विद इंडिया। इस वैक्यूम को फिल किया चाइना ने विद डिप्लोमेसी, विद पोर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट। मैंने जितने साउथ एशियन कंट्रीज़ के नाम लिए हैं, आप इन सब में इन्वेस्टमेंट देख लें, पोर्ट्स में, डिप्लोमेसी में, वो सब चाइना ने की हैं। सो जो वैक्यूम इंडिया ने छोड़ा हॉस्टिलिटी की वजह से, अपनी एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी की वजह से, जिस पे अभी मैं आगे जाके बात करती हूँ, उस वैक्यूम को चाइना ने फिल कर दिया। दूसरा, इंडिया ने अपने आप को डैमेज किया। एक राइजिंग डेमोक्रेटिक पावर के तौर पे उसको देखा जा रहा था, वो उसकी हिंदुत्व ड्रिवन पॉलिटिक्स है। जो इसका डेमोग्राफिक इमेज है, वो बिल्कुल चेंज होके रह गया है। जो उसकी सॉफ्ट पावर की पावर थी, जिस तरह इंडिया अपने कल्चर को प्रेजेंट करता था टू द वर्ल्ड, वो अब सब हिंदुत्व ड्रिवन, बीजेपी ड्रिवन होके रह गई हैं। सो फ्रॉम अ वेरी लार्ज इकोनॉमी एंड स्टिल अ लार्ज इकोनॉमी, जियोपॉलिटिकली वो एक स्मॉल एक्टर बन के रह गया, अ स्मॉल जियोपॉलिटिकल पावर। आज आप इंडिया को देखें तो वो यूएस पे डिपेंडेंट है, बिल्कुल जिस तरह यूरोप डिपेंडेंट है, फॉर मिलिट्री डेटरेंस, फॉर ग्लोबल लेजिटिमेसी, फॉर टेक्नोलॉजी।
दिस इज नॉट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इट इज स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी। और इंडिया यहाँ तक कैसे पहुंचा है? यकीनन वो जो एक नॉन अलाइंड फ्रेमवर्क है उनकी फॉरेन पॉलिसी का, उसमें कुछ ना कुछ मिसलीडिंग था, कुछ ना कुछ मिसिंग था, जिस वजह से चाहे वो पाकिस्तान के साथ 4 डेज वॉर में इक्विपमेंट को टेस्ट करने की बात कर लें, तो उसके पास जो इक्विपमेंट मौजूद था उसने डिलीवर नहीं किया। अगर आप उसकी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को देखें तो आज अमेरिका भी नाराज़ है और उसको अमेरिका पे डिपेंड भी करना पड़ रहा है, वो मानने को तैयार नहीं है, दैट इज़ डिफरेंट। रशिया के प्रेसिडेंट जो हैं पुतिन, उन्होंने अभी वहाँ का दौरा किया है। रशिया को ज़रूरत है इस वक्त इन्वेस्टमेंट की, तो वो ईरान से लेके इंडिया तक हर ऐसे मुल्क में जाएगा जहाँ उसके लिए कोई पोटेंशियल मौजूद है इन्वेस्ट करने का। लेकिन रूस के साथ ताल्लुकात तो 70 साल से ज़्यादा पुराने हैं इंडिया के। और अगर उसके बावजूद इंडिया मैनेज नहीं कर पाया अ बैलेंस टू बिकम अ जियोपॉलिटिकल एक्टर एंड अ राइजिंग इकोनॉमी, समथिंग इज ग्रेवली रॉन्ग विद देयर पॉलिसी एंड देयर माइंडसेट। सो इंडिया इमेजिन ये कर रहा था, मनमोहन सिंह की अगर बात पे मैं वापस जाऊं, कि वो एशिया को लीड करेगा। लेकिन हुआ क्या है? इंडिया इज नाउ सपोर्टिंग अमेरिका स्ट्रेटजी इन एशिया। यानी कि जिस एशिया को आपने लीड करना था, अब उस एशिया को यूएस लीड करेगा और आप यूएस के स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं, विच इज़ अगेंस्ट चाइना। वंस अगेन लेट मी रिपीट दिस, कि जो भी मुल्क ये गलती करता है कि वो अपने रीजन को छोड़ के अपने नेबर्स के साथ जंग करता है या राइवलरी क्रिएट करता है, वो हमेशा हारता है। यूक्रेन की एग्जांपल आपके सामने है। यूएस पे डिपेंड करके रशिया के साथ वॉर करके देख ली, नतीजा आपके सामने है। अब यूएस पे डिपेंड करके इंडिया चाइना के साथ कंटेनमेंट या जो भी करना चाहता है वो करके देख ले, इसमें उसकी हार ही होगी। नाउ वेयर इज यूरोप इन ऑल दिस? बिकॉज यूरोप इज अ बिग चंक ऑफ द वर्ल्ड। यूरोप जोग्राफिकली इस रीजन से बहुत दूर है, लेकिन हेविली डिपेंडेंट है ऑन चाइना। मिलिटरली इरेलीवेंट है वो इंडो पैसिफिक में, यस, लेकिन यूरोप अफोर्ड नहीं कर सकता टू सैंक्शन चाइना अगर यूएस उस पर ये प्रेशर डालता है। वाई? बिकॉज अगर रशिया को जिस तरह सैंक्शन किया था यूरोप ने, अगर यूरोप चाइना को सैंक्शन करता है तो यूरोप की सारी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। दिस इज हाउ बैडली यूरोप इज डिपेंडेंट ऑन चाइना। सो वेयर इज पाकिस्तान इन ऑल दिस? हम एक दफ़ा फिर बड़ी टाइट रोप पे हैं। प्लेयर्स एक दफ़ा फिर हमारे सामने दो ही हैं, जिसके बीच में शायद हमें कहा जाए कि आप चूज़ करें। चाइना पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इस पे पाकिस्तान इज़ वेरी क्लियर। मेरी काफ़ी सारी जगहों पर जितनी डिस्कशंस हुई हैं उसमें ये क्लैरिटी है कि यूएस के साथ हमारी करंट जितनी इंगेजमेंट चल रही है, चाइना को उस पे एतराज़ नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ ऑफ कोर्स ये जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय सेंटेंस है ये मेरा एनालिसिस है। ऑफ कोर्स एज़ लॉन्ग एज़ हम कुछ ऐसा स्टेप ना लें जो अंडरमाइन करे हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद चाइना। सो यूएस जो है वो पाकिस्तान का ग्लोबल फाइनेंशियल एंड एक्सपोर्ट गेटवे है। हम डिपेंडेंट भी हैं उन पे। आईएमएफ का फ्रेमवर्क सारा यूएस कंट्रोल करता है। वर्ल्ड बैंक, ये जहाँ-जहाँ से हम कर्ज़े लेते हैं ये सब यूएस के कंट्रोल में है। बट नाउ वी हैव अ लेवरेज, वी हैव एक पैक्ट की शक्ल में, डिफेंस पैक्ट की वजह से सऊदी अरेबिया इन ऑन आवर साइड। हम एक मिडल ईस्ट के अलायंस का हिस्सा भी बन गए हैं, उनकी ज़रूरत भी बन गए हैं, क्योंकि जो उनके डिफेंस का मामला है उसके लिए उनको पाकिस्तान की तरफ देखना पड़ता है, और चाइना तो हमारे साथ खड़ा है ही। सो इट्स अ विन विन फॉर पाकिस्तान। डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि पाकिस्तान इस विन विन को मेंटेन रखता है कि नहीं और इसमें से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करता है कि नहीं। तो विद मिनरल्स, रेयर अर्थ पोटेंशियल और बलूचिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन, ये बहुत पहले चाइना ने रीड कर ली थी और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। नाउ पाकिस्तान रिमेन्स अ की प्राइज इन द रीजन, लेट्स पुट इट दिस वे। इसको विन करने की प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत कोशिश कर रहे हैं। रिपीटेडली जो हमारी तारीफ़ें हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो पाकिस्तान में आ रही हैं, और अभी आपने जो स्टेटमेंट सुनी होगी यूएस एम्बेसडर नैटली बेकर की, कि एक कंफर्मेशन आ रही है कि एक रिन्यूड अमेरिकन इकोनॉमिक एंगेजमेंट इज़ बैक इन पाकिस्तान। बट पाकिस्तान मस्ट बैलेंस वेरी केयरफुली। हमें मैक्सिमम इकोनॉमिक एडवांटेज लेने की ज़रूरत है और एक फ्लेक्सिबल डिप्लोमेसी मेंटेन करने की ज़रूरत है। सो टू सम इट अप, द एशियन सेंचुरी हैज़ अराइव्ड, बट नॉट एज इंडिया इमेजिन्ड इट। इंडिया ने रादर अपॉर्चुनिटी लूज़ की है, एंड देयर आर लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम इट, कि दुनिया अब उस सिनेरियो से निकल आई है जहाँ पे आप मसल फ्लेक्सिंग करके
छोटी स्टेट्स को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर सकते हैं और उसके बाद उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया इज़ सराउंडेड बाय द स्टेट्स, जो एक वक़्त में उसके बड़ी करीब समझी जाती थी। जैसे मैंने पहले कहा, जो वैक्यूम इंडिया ने छोड़ा वहाँ पे बुलिंग करके और वहाँ पे हेजेमोनिक बिहेवियर दिखा के उस वैक्यूम को चाइना ने फिल कर दिया। और चाइना अब हमें इस सेंचुरी में एशिया में लीड रोल में नज़र आ रहा है। यूएस कोशिश कर रहा है इसको जहाँ तक कंटेन कर सके वो कंटेन करे, इसको रोके। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को रोकना वाहिद एम है इस वक्त यूएस का। रशिया हैज़ जॉइंड चाइना, यूरोप इज sidelined, Pakistan is carefully balancing itself. So Asia Pacific is not just a regional tension, ये एक फ्रंट लाइन है ऑफ द न्यू ग्लोबल ऑर्डर, इसको इस तरह अंडरस्टैंड करें। और ये जो नई कोल्ड वॉर है, इसने शेप करना है 21st सेंचुरी को। देयर आर लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। इट डिपेंड्स कि पाकिस्तान ने इससे क्या लर्न किया है, इंडिया ने उससे क्या लर्न किया है। चाइना तो इसको लीड कर ही रहा है, बट सबसे बड़ा लेसन है जो अपने आप को अभी तक रेलेवेंट रख पा रहा है, रशिया, और किस तरह डिस्क्रेडिट हो गया है यूरोप। सी यू नेक्स्ट टाइम।